आइए हम जानते हैं कि जब कोई किसी के ऊपर वार करता है तो आज ना तो कल हमारे ऊपर भी वार होता है। उसी प्रकार जब उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का राज चलता था और उसी बाहुबली में एक चांद बाबा भी शामिल थे और चांद बाबा का चेला अतीक अहमद और अपने गुरु को ही मारकर पूरे प्रयागराज में राज करने का काम किया अतीक अहमद और अत्याचार बहुत कर दिया। सभी लोग जानते हैं अत्याचार ढेर दिन तक नहीं टिकता है और राजू पाल, उमेश पाल मैटर गंभीर हो गया और जब अतीक अहमद अपने आगे किसी का चलने नहीं देना चाहता था, नहीं चलती थी, तो अतीक अहमद पूरे प्रयागराज में अत्याचार मचा रखा था। ये सभी लोग जानते हैं और धीरे धीरे समय गुजरता रहा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में जब आए और सभी बाहुबलियों पर अपना तरीका आजमाने लगे और जब प्रयागराज में उमेश पाल का हत्या होता है तो योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ही खुलेआम चेतावनी दे देते हैं कि इस माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। असत्य योगी आदित्यनाथ उस माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं और जब माफिया हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो जरूर पसंद आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। 15 अप्रैल साल 2023 की वो काली रात जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही थी, मीडिया के सवाल गूंज रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल टीवी स्क्रीन पर लाइव मौत का तल्ख मंजर दिखने वाला है। गोलियों की तड़तड़ाहट और धुएं के बीच एक साम्राज्य का अंत हो गया। आखिर कैसे एक तांगे वाले का बेटा बना जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह? क्यों उसे पुलिस के कड़े पहरे के बीच सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया? क्या यह सिर्फ एक गैंग वॉर थी या इसके पीछे छिपी थी कोई और गहरी साजिश? इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज हम उस ताकत का नशा चढ़ता है तो उसे अंजाम दिखाई देना बंद हो जाता है। अतीक अहमद की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं। ये शहर अपनी तहजीब और पढ़ाई के लिए जाना जाता है, लेकिन अतीक अहमद ने इसे क्राइम का गढ़ बना दिया था। अतीक के पिता हाजी फिरोज तांगा चलाया करते थे और परिवार की हालत बहुत साधारण थी, लेकिन अतीक को मेहनत की रोटी नहीं बल्कि जल्दी अमीर बनने का शौक था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और गलत संगत में पड़ गया। साल 1979 ये वो साल था जब अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उस समय इलाहाबाद में चांद बाबा नाम के गैंगस्टर का खौफ हुआ करता था। अतीक जानता था कि अगर उसे बड़ा बनना है तो उसे शहर के सबसे बड़े शेर का शिकार करना होगा। उसने ठीक यही किया। दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या करके अतीक ने यह ऐलान कर दिया कि अब इस शहर का नया डॉन वो है। इस एक हत्या ने अतीक को रातों रात फेमस कर दिया। पुलिस फाइलों में उसका नाम दर्ज हो गया, लेकिन सड़कों पर उसकी दहशत शुरू हो चुकी थी। अतीक अहमद सिर्फ एक अपराधी बनकर नहीं रहना चाहता था। वो जानता था कि भारत में अगर जुर्म को लंबी उम्र देनी है तो उसे पॉलिटिक्स की ढाल चाहिए। इसलिए उसने खादी पहनने का फैसला किया। साल 1989 में वो पहली बार विधायक बना। ये एक अजीब विडंबना थी कि जिस हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए थी उस हाथ में जनता ने पावर दे दी। विधायक बनते ही अतीक का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो माननीय विधायक बन चुका था। पुलिस भी उस पर हाथ डालने से डरने लगी थी क्योंकि अब उसके पास लॉ मेकर का ठप्पा था। अतीक ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके जबरन वसूली, जमीनों पर कब्जा
और किडनैपिंग का एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगने लगा था। उसके गुर्गे पूरे शहर में फैल गए और किसी की हिम्मत नहीं थी कि अतीक के खिलाफ एक शब्द भी बोले। अगर कोई बोलता तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता। ये अतीक के राइज की कहानी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। वक्त का पहिया घूमता है और साल आता है 2004। अतीक अहमद अब फूलपुर से सांसद बन चुका था। उसका रुतबा इतना बढ़ गया था कि वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगा था। लेकिन इसी दौरान इलाहाबाद पश्चिम की विधानसभा सीट खाली हो गई। अतीक चाहता था कि ये सीट उसके भाई अशरफ को मिले ताकि घर की पावर घर में ही रहे। लेकिन यहां एंट्री होती है एक नए चेहरे की, जिसका नाम था राजू पाल। राजू पाल ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि अतीक के भाई अशरफ को हराकर वो सीट जीत ली। ये अतीक अहमद के अहंकार पर एक करारा तमाचा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मामूली लड़का उसके भाई को हरा दे और उसके इलाके में अपनी धाक जमा ले। अतीक और उसके भाई अशरफ ने इसे अपनी पर्सनल इंसल्ट मान लिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। 25 जनवरी साल 2005। राजू पाल अभी अपनी जीत का जश्न भी ठीक से नहीं मना पाए थे कि दिन दहाड़े उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि राजू पाल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। डॉक्टरों के मुताबिक राजू पाल के शरीर से लगभग 19 गोलियां निकाली गई थी। यह हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह अतीक का मैसेज था पूरे शहर के लिए कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसका अंजाम यही होगा। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन अतीक का पॉलिटिकल क्लाउट इतना मजबूत था कि गवाह मुकर जाते थे या गायब हो जाते थे। इसी केस का मुख्य गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल राजू पाल का दोस्त भी था और रिश्तेदार भी। अतीक जानता था कि अगर उमेश पाल ने कोर्ट में गवाही दे दी तो उसकी सल्तनत खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अतीक ने उमेश पाल को किडनैप करवाया और उसे बहुत टॉर्चर किया। उसे करंट लगाया गया, पीटा गया और धमकी दी गई कि वो गवाही न दे। लेकिन उमेश पाल एक जिद्दी इंसान था। उसने हार नहीं मानी और वो अतीक के खिलाफ खड़ा रहा। यहां से शुरू हुई अतीक और उमेश पाल के बीच की वो दुश्मनी जो अतीक के विनाश का कारण बनने वाली थी। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अतीक को लगा कि वो हमेशा ऐसे ही बचता रहेगा, लेकिन वक्त करवट बदल रहा था। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। ये अतीक अहमद के बुरे वक्त की शुरुआत थी। सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। अतीक अहमद जो अब तक खुला घूम रहा था, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उसे देवरिया जेल और बाद में बरेली और फिर गुजरात की साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया ताकि वो अपना नेटवर्क न चला सके। लेकिन अतीक जेल के अंदर से भी अपना गिरोह चला रहा था। उसके गुर्गे बाहर थे और वसूली का धंधा जारी था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब तारीख थी 24 फरवरी साल 2023। 18 साल बाद भी उमेश पाल अतीक के लिए गले की हड्डी बना हुआ था। उस दिन उमेश पाल कोर्ट से गवाही देकर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार घर के बाहर रुकी, वहां पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बम और गोलियों से उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी। इस घटना ने सरकार और पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया। ये पुलिस के इकबाल को सीधी चुनौती थी। जांच में पता चला कि इस हत्या की साजिश साबरमती जेल में बैठे अतीक अहमद और बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ ने रची थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हमले को लीड कर रहा था अतीक का बेटा असद। अतीक चाहता था कि उसका बेटा भी जुर्म की दुनिया में अपना नाम बनाए, लेकिन यही चाहत उसके बेटे की मौत का कारण बन गई। उमेश पाल की हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर कसम खाई कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये अतीक अहमद के अंत का बिगुल था। पुलिस एक्शन में आ गई। अतीक के गुर्गों के एनकाउंटर शुरू हो गए। उसके घर और ऑफिस पर बुलडोजर चलने लगे। अतीक जो कभी जेल में बैठकर बिरयानी की दावतें उड़ाता था, अब उसे अपनी और अपने परिवार की जान की फिक्र होने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि इस बार उसका सामना किसी और। वीडियो पूरा देखिए, मजा जरूर आएगा और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, कांड के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स पूरी तरह से एक्टिव हो गई थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार थी और बेटा असद भी पुलिस से छिपता फिर रहा था। पुलिस ने अतीक के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसे यूपी पुलिस के हवाले न किया जाए, क्योंकि उसे डर था कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। ये वही अतीक था जिससे पूरा शहर डरता था,
लेकिन आज उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। इसी बीच 13 अप्रैल साल 2023 को एक बड़ी खबर आई। अतीक का बेटा असद और उसका शूटर साथी गुलाम झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए। जिस वक्त अतीक को यह खबर मिली, वो कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। खबर सुनते ही अतीक टूट गया। वो कोर्ट रूम में ही रोने लगा। उसे महसूस हो गया था कि उसके कर्मों की सजा उसके परिवार को मिल रही है। उसने जिस बेटे को शेर बनाना चाहा था, वो जवानी में ही कफन ओढ़ चुका था। इधर पुलिस ने अतीक और उसके भाई अशरफ को रिमांड पर लिया ताकि उनसे पूछताछ की जा सके और उन हथियारों को बरामद किया जा सके जो उमेश पाल की हत्या में इस्तेमाल हुए थे। पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था। अतीक और अशरफ को पता था कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मीडिया का जमावड़ा हर वक्त उनके साथ रहता था। हर पल की खबर न्यूज चैनल्स पर लाइव दिखाई जा रही थी। लोगों के मन में यह सवाल था कि अब आगे क्या होगा। क्या अतीक कोई नया राज उगलेगा? क्या उसके पाकिस्तानी कनेक्शन और आईएसआई से संबंधों का सच सामने आएगा? माहौल में एक अजीब सी तल्खी और सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से पहले की खामोशी हो। अतीक बार बार मीडिया के सामने कह रहा था कि मैं तो मिट्टी में मिल गया हूं, अब बस रगड़ा जा रहा है। ये एक डॉन का आत्मसमर्पण था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। 15 अप्रैल की रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ये एक रूटीन मेडिकल चेकअप था। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। पुलिस की जीप हॉस्पिटल के गेट पर रुकी। अतीक और अशरफ जीप से नीचे उतरे। उनके हाथों में हथकड़ी थी और वे एक ही हथकड़ी से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। चारों तरफ मीडिया के कैमरे थे और पत्रकारों की भीड़ थी। जैसे ही वे हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़े, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। अतीक अहमद सफेद कुर्ते और साफे में था। उसके चेहरे पर थकान और बेटे को खोने का गम साफ झलक रहा था। एक पत्रकार ने पूछा कि आप बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गए? अतीक ने चलते चलते जवाब दिया, नहीं ले गए तो नहीं गए। ये उसके आखिरी शब्द थे। उसे क्या पता था कि इसके बाद वो कभी कुछ नहीं बोल पाएगा। भीड़ में 3 लड़के मीडिया कर्मी बनकर घुसे हुए थे। उनके हाथ में डमी कैमरा और माइक आईडी थी। किसी को शक नहीं हुआ कि वे पत्रकार नहीं बल्कि मौत के सौदागर हैं। वे धीरे धीरे अतीक और अशरफ के बेहद करीब पहुंच गए। पुलिस का घेरा था, लेकिन मीडिया की भीड़भाड़ में सुरक्षा में एक छोटी सी चूक हुई और वही चूक जानलेवा साबित हुई। माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन ये शांति बस कुछ सेकंड की मेहमान थी। वो 3 लड़के एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उन्होंने अपनी कमर में छिपी हुई विदेशी पिस्टल पर हाथ रखा और उस पल का इंतजार करने लगे जब वे ट्रिगर दबा सकें। ये सब कुछ लाइव टीवी पर चल रहा था। करोड़ों लोग अपने घरों में बैठकर ये प्रसारण देख रहे थे। और तभी अचानक वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अचानक एक लड़के ने अतीक अहमद के सर से पिस्टल सटा दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक तेज धमाका हुआ। अतीक वहीं ढेर हो गया। उसी पल दूसरे और तीसरे लड़के ने अशरफ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। महज 10 सेकंड के अंदर अतीक और अशरफ जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। गोलियों की आवाज से पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा। अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मी भी एक पल के लिए सन्न रह गए। तीनों हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। उन्होंने करीब 18 राउंड फायर किए। अतीक और अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। भागने की बजाय उन तीनों लड़कों ने अपने हथियार फेंक दिए और हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया। उन्होंने धार्मिक नारे लगाए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों के नाम थे लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि वे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते थे और अपना नाम कमाना चाहते थे। वे अतीक और अशरफ को मारकर रातों रात फेमस होना चाहते थे। ये एक अजीब विडंबना थी। जिस जुर्म की दुनिया में नाम कमाने के लिए अतीक ने दूसरों का खून बहाया था, आज उसी चाहत ने उसकी जान ले ली। एक माफिया का अंत उसी तरह हुआ जैसे उसने दूसरों का किया था, सरेआम, बेदर्दी से और अचानक। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए। पुलिस की सुरक्षा पर सवाल उठे, इंटेलिजेंस पर सवाल उठे, लेकिन एक बात साफ थी कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो ऊपर वाले भी अत्याचार करने में कमजोर नहीं रहते हैं। देखिएगा, और देखिए उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबके ऊपर कार्रवाई करने लगे तो बड़े बड़े लोगों का हालतें खराब हो गई। और दोस्तों में शेयर करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।